नमस्ते। आज के इस विशेष अध्ययन में आपका स्वागत है। हमारे सामने कई तरह के स्रोत हैं, सुरक्षा से जुड़े, भू राजनीति, सामाजिक मुद्दे और हाँ, अर्थव्यवस्था पर भी रिपोर्ट और विश्लेषण है। जी। आज हमारा काम है कि इन स्रोतों में जो भी जानकारी है उसे एक क्रम में थोड़ा गहराई से समझें और उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें निकालें। बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय से। ये सीधा मणिपुर के हालात से जुड़ा है। वहां अभी हाल ही में एक गंभीर घटना हुई है। हेडिंग, मणिपुर में जातीय तनाव के बीच नया हमला। हाँ, ये घटना 19 सितंबर 2025 की है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। अच्छा। नेशनल हाईवे 2 पर नंबोल सबार लेकाई के पास असम राइफल्स का एक काफिला जा रहा था। हाँ। उस पर घात लगाकर हमला किया गया, मतलब एम्बुश किया गया। ओह। और इसे अज्ञात आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और इस हमले का तन्नाम क्या रहा? कोई जानी नुकसान? अफसोसनाक रूप से हाँ, असम राइफल्स के 2 जवान इसमें शहीद हो गए। ओह, बहुत दुख की बात है। जी। और 5 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत इम्फाल के रिम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है इसकी अब तक? नहीं, अभी तक तो किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन स्रोत में किसी गुट पर संदेह जताया गया है। हाँ, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से ये कहा गया है कि इसके पीछे प्रतिबंधित मैती उग्रवादी गुट पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब पीएलए, उसका हाथ हो सकता है। अच्छा, पीएलए। जी। और ये मई 2023 में जो जातीय हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ये पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे जो पहले से तनावपूर्ण स्थिति थी, वो और जटिल हो गई है। इस घटना को अगर सही संदर्भ में रखना हो तो मणिपुर की जो अभी की राजनीतिक और जातीय स्थिति है उसे समझना जरूरी होगा। वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लागू है ना? बिल्कुल सही। फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तब इस्तीफा दे दिया था। अच्छा। और ये 11वीं बार है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। मतलब ये वहाँ की लंबी अस्थिरता को भी दिखाता है। हाँ, 11 बार तो काफी ज्यादा है। जी। और ये हमला उस जातीय हिंसा की एक तरह से पृष्ठभूमि में हुआ है जो मेतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच मई 2023 से चल रही है। और उस हिंसा की वजह क्या थी? एक बार फिर से याद दिला सकते हैं? वह हिंसा असल में मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद भड़की थी जिसमें राज्य सरकार को मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने पर विचार करने को कहा गया था। अच्छा, एसटी दर्जे का मुद्दा। हाँ, इससे जो पहाड़ी कुकी-जोर जनजातियां हैं उनमें ये डर बैठ गया कि अगर मेतेईज को एसटी दर्जा मिल गया तो वो पहाड़ी इलाकों में उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों बेघर हुए हैं। बहुत ही दुखदाई स्थिति है। बिल्कुल। और इसमें ये पीएलए जैसे जो उग्रवादी गुट हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है? पीएलए तो मेती समुदाय से जुड़ा है, लेकिन क्या ये सीधा जातीय संघर्ष का हिस्सा है या अलग है? ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। पीएलए, जिसे 1979 में ही बनकर दिया गया था, ये एक प्रमुख मेते उग्रवादी संगठन है। उनकी मांग एक अलग समाजवादी मणिपुर की है। तो उनका इस हमले में जो संदिग्ध होना है, ये मेतेई उग्रवाद के फिर से उभरने का संकेत हो सकता है। ये सीधे तौर पर कुकी मेते जातीय संघर्ष से शायद अलग हो, लेकिन इससे जुड़ा जरूर है। कैसे जुड़ा है? देखिए, इस संघर्ष ने ना दोनों तरफ के उग्रवादी गुटों को भर्ती के लिए एक माहौल दे दिया है। ज्योग्राफिकल तौर पर अगर देखें तो मेती समुदाय मुख्यतः घाटी इलाके में रहता है, जो राज्य का करीब 10% हिस्सा है। हाँ। और कुकी-जो व अन्य जनजातियां पहाड़ी जिलों में हैं, जो लगभग 90% क्षेत्र है। तो इस संघर्ष के बाद अब कुकी-जो समुदाय एक अलग प्रशासनिक इकाई या यूनियन टेरिटरी की मांग भी कर रहा है। अच्छा, तो स्थिति काफी जटिल है वहां। जी, बहुत। चलिए, मणिपुर की इस जटिल स्थिति के बाद अब हम अपना ध्यान थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीति की तरफ करते हैं। एक खास खबर आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक नए रक्षा समझौते को लेकर। हाँ, इस पर काफी चर्चा हो रही है। हेडिंग, पाकिस्तान का सऊदी को परमाणु क्षमता उपलब्ध कराने का वादा। जी। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि एक नए रक्षा समझौते के तहत अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है वो सऊदी अरेबिया को उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध कराई जाएगी, इसका मतलब?
यही तो सवाल है। दोनों देशों ने एक रक्षा समझौते पर दस्तखत भी किए हैं, जिसके मुताबिक एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। हाँ, ये तो एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जैसा लग रहा है। लेकिन ये उपलब्ध कराई जाएगी वाली बात थोड़ी स्पष्ट नहीं है। इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं स्रोतों में, और इसका मतलब क्या हो सकता है? स्रोतों के मुताबिक ये कदम कुछ हद तक इजराइल को एक संदेश देने के लिए उठाया गया है, खासकर कतार में अभी हाल ही में एक इजरायली हमला हुआ था उसके बाद। अच्छा। और इसमें ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल हैं फिरोज हसन खान। उनका कहना है कि सऊदी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को, खास तौर पर जब उस पर प्रतिबंध लगे थे, तब मतलब काफी उदार वित्तीय सहायता दी थी। फंडिंग की बात। जी, लेकिन जैसा आपने कहा, उपलब्ध कराने का सही मतलब क्या है? क्या ये वास्तविक हथियार देना है, या सिर्फ एक तरह की सुरक्षा छतरी, जिसे एक्सटेंडेड डिटरेंस कहते हैं, उसका वादा है? ये दोनों सरकारों ने अभी तक साफ नहीं किया है। स्रोत में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के हवाले से परमाणु हथियारों की संख्या भी दी गई है। भारत के पास लगभग 172 और पाकिस्तान के पास लगभग 170। अच्छा, तो इस संदर्भ में कुछ जो परमाणु शब्दावली है उसे समझना शायद फायदेमंद होगा, जैसे आपने कहा एक्सटेंडेड डिटरेंस या न्यूक्लियर डिटरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, न्यूक्लियर डेटरेंट का सीधा मतलब है परमाणु हथियार रखना, ताकि कोई दुश्मन आप पर हमला करने से डरे। ठीक है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला या एक्सटेंडेड डेटरेंस तब होता है जब एक परमाणु शक्ति अपने किसी गैर परमाणु सहयोगी देश की रक्षा का वादा करती है, राइट। जैसे अमेरिका, जापान या साउथ कोरिया को देता है। समझ गया। न्यूक्लियर शेयरिंग इससे अलग चीज है। इसमें हथियार या उन्हें पहुंचाने के सिस्टम या टारगेटिंग सपोर्ट, ये सब साझा किए जाते हैं। नेटो में ऐसा होता है। राइट। फिर एक टर्म है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, यानी दुश्मन को रोकने के लिए कम से कम कितनी परमाणु ताकत जरूरी है। और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप पर पहले हमला हो भी जाए तो भी आप जवाबी हमला कर सकें। ये सभी कॉन्सेप्ट्स इस पाकिस्तान सऊदी समझौते के अलग अलग मायने समझने में मदद करते हैं। तो इस समझौते के पीछे दोनों देशों की क्या मंशा हो सकती है, और स्रोत इसके क्या खतरे बताता है? देखिए, सऊदी के लिए ये शायद बिना खुद परमाणु हथियार बनाए एक तरह का डेटरेंट हासिल करने का तरीका हो सकता है, जिससे ईरान और इजराइल जैसे जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए जोखिम बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक करीबी सहयोगी को मजबूत करना है और गल्फ की सुरक्षा में अपनी भूमिका को, अपनी अहमियत को दिखाना है। लेकिन खतरे भी बड़े हैं। जैसे कि अगर सच में हथियार ट्रांसफर होते हैं तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) का सीधा उल्लंघन होगा और इस पर बहुत सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। बिल्कुल। और अगर ये सिर्फ एक घोषणा है, मतलब डेक्लेरेटरी डेटरेंस, तो भी इससे क्षेत्रीय तनाव तो बढ़ेगा ही, और शायद हथियारों की होड़ भी शुरू हो सकती है। हाँ, ये भी खतरा है। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल का मुद्दा, हथियारों की सुरक्षा का और गलतफहमी से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का खतरा भी बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा संभावना यही लगती है कि ये डिक्लेरेटरी एक्सटेंडेड डिटरेंस ही होगा, लेकिन गुप्त समझौतों से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। तो आगे इस पर नजर रखनी होगी कि इस समझौते का असल स्वरूप क्या निकलता है, सऊदी इस पर क्या कहता है, और बाकी देशों की जैसे यूएस, ईरान, भारत, इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। जी बिल्कुल। चलिए अब हम भारत के अंदर एक सामाजिक और संवैधानिक मुद्दे पर आते हैं। ये मैसूरू दशहरा के उद्घाटन से जुड़ा एक मामला है। हाँ, ये एक दिलचस्प मामला है। हेडिंग, रिबन बनाम अनुष्ठान। अदालत ने रेखा खींची, समानता और बंधत्व को बरकरार रखा। जी, एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें मांग की गई थी कि नॉवेलकार हैं बानू मुश्ताक, उनको मैसूरू दशहरा का उद्घाटन करने से रोका जाए। क्यों, क्या दलील थी? तो व्यक्ति ही कर सकता है। अच्छा, तो अदालत ने इस पर क्या रुख अपनाया? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच थी। उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? हाँ, और उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का हवाला दिया, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात है, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। प्रियम्बल का इस्तेमाल। जी, अदालत ने उद्घाटन कार्यक्रम को कैसे देखा? क्या उसे पूरी तरह धार्मिक माना गया? यही मेरा अगला सवाल था। नहीं, अदालत ने इसमें एक
एक स्पष्ट अंतर किया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के दो हिस्से हैं। एक है सरकारी धर्मनिरपेक्ष हिस्सा, जैसे रिबन काटना या दीप प्रज्वलन, जी ये राज्य द्वारा आयोजित है। जी और दूसरा हिस्सा है मंदिर के अंदर गर्भगृह में होने वाली पूजा, वो अलग है। अदालत ने कहा कि जो राज्य का कार्यक्रम है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। सही है, सेक्युलर स्टेट। बिल्कुल। उन्होंने 1994 के एक पुराने मामले एम इस्माइल फारूकी मामले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहते हुए ये देख सकता है कि कोई प्रथा समानता के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। और अदालत ने कर्नाटक सरकार पर ये दबाव बनाने से भी मना कर दिया कि वो ये कहें कि बानो मुश्ताक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगी। तो इस फैसले से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? इसके टेक अवेज क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और साफ बात यह है कि राज्य यानी सरकार किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी सांस्कृतिक त्योहार के सार्वजनिक और धर्मनिरपेक्ष हिस्से की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर सकती है। ठीक। दूसरा, मंदिर के अंदर की जो असली धार्मिक विधियां हैं वो पुजारियों तक ही सीमित रहती हैं। इससे संवैधानिक विवाद कम हो जाता है। हाँ, ये डिमार्केशन जरूरी है। जी। तीसरा कि संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक कागजी बात नहीं है, बल्कि ये न्यायिक प्रक्रिया में एक सक्रिय उपकरण है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है ये। और चौथा कि अदालत धार्मिक आधार पर सार्वजनिक सम्मान या भागीदारी को रोकने की कोशिशों पर लगाम लगाती है, खासकर जब समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य दाव पर हों। यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और सिविक सेरेमनी यानी जरूरी धार्मिक प्रथा और नागरिक समारोह के बीच का जो फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही साफ फैसला लग रहा है। चलिए, संवैधानिक मूल्यों की इस चर्चा के बाद अब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक उपलब्धि पर नजर डालते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नए जहाज को शामिल किया गया है। जी हाँ, हेडिंग ICJS अदम्य कमीशनिंग। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने अपने एक नए गश्ती पोर्ट पेट्रोल शिप है, इसका नाम अदम्या है। इसे ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर कमीशन किया गया। अच्छा, पारादीप में? जी, 19 सितंबर 2005 को ये हुआ। अदम्या जो है, ये 8 अदम्या क्लास के फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स FVVs बनाए जाने उस श्रेणी में ये पहला जहाज है। और इस जहाज की खासियत क्या है, खासकर मेक इन इंडिया के संदर्भ में? इसमें मतलब 60% से भी अधिक स्वदेशी सामान लगा है, कंटेंट स्वदेशी है। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने डिजाइन किया है और बनाया भी है। और एक खास बात यह है कि ये ICG का पहला जहाज है जिसमें पूरी तरह से देश में बने कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स CPP और गियर बॉक्सेस लगे हैं। CPP, इससे क्या फायदा होता है? CPP से जहाज को चलाने में, उसकी दिशा बदलने में, मतलब मैनोरेबिलिटी में बेहतर कंट्रोल मिलता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, जो तटीय इलाकों में गश्त के लिए बहुत जरूरी है। सही। और इसका काम क्या होगा, मतलब इसकी क्षमता क्या है? अदम्य पारादीप में ही तैनात रहेगा और कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत काम करेगा। इसके मुख्य काम होंगे समुद्र की निगरानी करना, तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, तस्करी और पायरेसी को रोकना, मछली पकड़ने की जो गतिविधियां हैं उनका संरक्षण करना और जरूरत पड़ने पर खोज व बचाव अभियान चलाना। काफी जिम्मेदारियां। जी, अगर साइज की बात करें तो ये 51 मीटर लंबा है, 320 टन इसका वजन है, अधिकतम रफ्तार इसकी 28 नॉट्स यानी समुद्री मील प्रति घंटा है और ये एक बार में 1500 समुद्री मील तक जा सकता है। एंड्योरेंस भी अच्छी है। हाँ, इस पर कमांडेंट अनुराग पांडे के नेतृत्व में 5 ऑफिसर्स और 34 जवान तैनात हैं और सुरक्षा के लिए इस पर एक 30 mm की CRN-91 गन लगी है और 2 12.7 mm की रिमोट से चलने वाली मशीन गन्स भी हैं। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम IBS, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS जैसे आधुनिक सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो ये स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए एक अच्छा कदम है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर वापस आते हैं। खासकर भारत और कनाडा के बीच जो पिछले कुछ समय से थोड़ा तनाव चल रहा था, क्या इसमें कोई नई प्रगति हुई है? हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। हेडलाइन, टकराव से परे। NSA ने मिशन सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए गार्डरेल्स तैयार किए। जी, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA हैं अजीत डोवाल और कनाडा के NSA हैं नताली ड्रूइन
इन दोनों ने न्यू दिल्ली में बातचीत की है। अच्छा, NSA लेवल की बातचीत। जी, और इसका मकसद यही था कि जो सुरक्षा सहयोग है दोनों देशों के बीच, उसे फिर से पटरी पर लाया जाए। क्योंकि ये 2023 में बिगड़ गया था, जब कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसीज के लिंक होने का आरोप लगाया था। हाँ, वो काफी तनाव हो गया था उस वक्त। तो इस बातचीत में किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया? क्या निज्जर मामला ही केंद्र में था? नहीं, स्रोत ये कहता है कि निज्जर मामला, जो अब कनाडा में अदालत में चल रहा है, वो इस बातचीत का मुख्य एजेंडा नहीं था। अच्छा। दोनों अधिकारियों ने उस मामले पर सीधी टिप्पणी करने के बजाय आगे के लिए जो संरचनात्मक सहयोग है उस पर फोकस किया। जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर करना और कनाडा में जो खालिस्तानी कट्टरपंथी हैं उनके प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्रेडिशन जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि जो पुराने राजनयिक विवाद हुए हैं उनसे अब आगे बढ़ा जाए, संबंधों को स्थिर किया जाए और एक दूसरे के देश में जो उनके मिशंस हैं यानी दूतावास हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये मीटिंग अभी हाल ही में कनाडा में भारतीय दूतावास के खिलाफ कुछ घेराव की कॉल्स और धमकियों के बाद हुई है, तो इसका क्या महत्व है? हाँ, इसका बड़ा महत्व है। ये दर्शाता है कि दोनों देश अब रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। NSA स्तर पर अगर नियमित बातचीत होती रहे तो छोटे-मोटे मुद्दे बड़े विवादों में बदलने से रुकते हैं। सही है। अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है और प्रत्यार्पण पर आगे काम होता है तो इससे जो उग्रवादी हैं उन्हें जो सुरक्षित ठिकाने मिल जाते हैं वो कम हो सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। और शायद इससे व्यापार वार्ता जैसे जो रुके हुए दूसरे मामले हैं उनको भी दोबारा शुरू करने का रास्ता खुल सकता है। आगे देखना होगा कि एक्स्ट्राडिशन पर क्या प्रगति होती है, मिशन सुरक्षा पर क्या कोई जॉइंट प्रोटोकॉल्स बनते हैं और व्यापार वार्ता शुरू होने के क्या संकेत मिलते हैं। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। राजनयिक संबंधों की इस कोशिश के बाद अब हम भारत की कुछ आंतरिक नीतियों और उनके अनोखे प्रभावों पर बात करते हैं। एक लेख इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि कैसे भारत की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अनजाने में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। हेडिंग, आउटपुट से आउटकम तक, जलवायु नीति के केंद्र में स्वास्थ्य। जी, लेखक का तर्क ये है कि भारत के जो बड़े कल्याणकारी कार्यक्रम हैं जैसे PM पोषण है जो स्कूलों में पोषण देता है, मिड डे मील वाला, हाँ, उसी का नया रूप है ये। फिर स्वच्छ भारत अभियान है जो सफाई और शौचालय पर केंद्रित है, और PM उज्ज्वला योजना है जो घरों में LPG कनेक्शन देती है। जी। तो लेखक कहते हैं कि भले ही इन्हें जलवायु नीतियां न कहा जाता हो, लेकिन इन्होंने न सिर्फ करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर किया है बल्कि जलवायु के लिए भी सहलाभ मतलब क्लाइमेट को बेनिफिट्स दिए हैं। अच्छा, ये कैसे? क्या आप उदाहरण दे सकती हैं कि ये योजनाएं स्वास्थ्य और जलवायु दोनों के लिए कैसे फायदेमंद हैं? जरूर। जैसे PM पोषण को लें, ये स्कूली शिक्षा, कृषि उत्पादन, सरकारी खरीद और पोषण को एक साथ जोड़ता है। ये अनाज और मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बढ़ावा देता है। इससे बच्चों का पोषण सुधरता है, स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ती है। हाँ, ये तो स्वास्थ्य लाभ हुए। जलवायु का क्या? हाँ, जलवायु का ये है कि मिलेट्स जैसे जो अनाज हैं वो अक्सर कम पानी में उगते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा सहनशील होते हैं। तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करता है। अच्छा, इस तरह से। जी। फिर स्वच्छ भारत अभियान को देखिए, इसने देश में सफाई का कवरेज बढ़ाया, लोगों की गरिमा बढ़ाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया। खुले में शौच कम हुआ जिससे जल प्रदूषण घटा। ठीक है। और PM उज्ज्वला योजना, इसने करोड़ों घरों को लकड़ी या गोबर जलाने से LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ाया। इससे घर के अंदर का जो वायु प्रदूषण था वो कम हुआ, सांस की बीमारियां घटी। हाँ, इसका तो बहुत प्रचार हुआ था। जी। और साथ ही ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन भी कम हुआ। ब्लैक कार्बन भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। इसी तरह MGNREGA के तहत जो पर्यावरण सुधार के काम होते हैं वो ग्रामीण आजीविका भी देते हैं और जलवायु के झटकों को सहने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो ये काफी गहरा कनेक्शन है। तो इसका मूल सिद्धांत क्या निकलता है और इससे वैश्विक स्तर पर क्या सीखा जा सकता है? स्रोत में ब्राजील में हुई क्लाइमेट एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र है। हाँ, मूल सिद्धांत है इंटरसेक्टरल एक्शन
यानी अलग अलग सरकारी विभागों का मिलकर काम करना। जब स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय मिलकर काम करते हैं तो ऐसे नतीजे मिलते हैं जो स्वास्थ्य और जलवायु दोनों के लिए अच्छे हों। एक होलिस्टिक अप्रोच। स्थगित बनाने के लिए 3 स्तंभ भी बताए गए हैं। पहला, राजनीतिक प्राथमिकता, पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन। दूसरा, प्रक्रियागत एकीकरण, प्रोसीजरल इंटीग्रेशन, जैसे हर बड़ी परियोजना के लिए हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट HIA अनिवार्य करना। और तीसरा, सहभागी क्रियान्वयन, पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी आशा वर्कर्स का इस्तेमाल करना। और ब्राजील में जो हाल ही में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ हुई थी, उससे बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान निकला है। तो लेखक का कहना है कि भारत के ये अनुभव उस प्लान के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक हो सकते हैं। हाँ, इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे LPG रिफिल खरीदने की क्षमता का मुद्दा है, अलग अलग विभागों के बीच तालमेल की कमी है, और ये सुनिश्चित करना कि लाभ सब तक बराबर पहुंचे। सही है, लेकिन अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, कल्याणकारी योजनाओं के इन अनोखे फायदों के बाद अब हम फिर से भू राजनीति की ओर मुड़ते हैं। इस बार वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया के बदलते समीकरणों पर। एक आर्टिकल इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहा है कि वहां नए गठबंधन बन रहे हैं जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण विश्लेषण है। हेडिंग, भारत से पश्चिम एशिया में नए गठबंधनों के बीच संतुलन बनाए रखने का आग्रह। जी, शिफ्टिंग सैंड्स नाम का ये आर्टिकल वेस्ट एशिया में जो बदलाव हो रहे हैं उनका विश्लेषण करता है, और इसका खास फोकस उसी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बीच संभावित रक्षा समझौते पर है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। हाँ, लेखक का कहना है कि अगर ये गठबंधन सच में बनता है तो इसके न सिर्फ उस क्षेत्र के लिए बल्कि भारत के लिए भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बदलाव हो क्यों रहे हैं? स्रोत किसकी वजह बताता है? वेस्ट एशिया में इतनी तेजी से चीजें क्यों बदल रही हैं? आर्टिकल के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका का वेस्ट एशिया से धीरे धीरे अपना ध्यान कम करना और ईस्ट एशिया पर ज्यादा फोकस करना। अच्छा, यूएस का पिवट टू एशिया। कुछ वैसा ही। साथ ही ईरान जैसी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है। इससे अरब देशों को, खासकर गल्फ के देशों को, अपनी सुरक्षा के लिए नए साझेदार ढूंढने पड़ रहे हैं। तो ये जो सऊदी पाकिस्तान समझौता है, इसे इसी कड़ी में देखा जा रहा है। एक तरफ ईरान को संतुलित करना, दूसरी तरफ शायद अमेरिका पर निर्भरता कम करना। इसी संदर्भ में इब्राहिम अकॉर्ड्स जो हुए थे, इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच समझौते, और हाल ही में ईरान और सऊदी के बीच संबंध सुधारने की जो कोशिशें हुई हैं, उनको भी देखा जा सकता है। और इजराइल की जो बढ़ती सैनिक गतिविधियां हैं, वो भी गल्फ देशों को चिंतित कर रही हैं। समझ गया। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर एक नया अलाइनमेंट बना रहे हैं। और भारत पर इसका क्या असर पड़ने की आशंका जताई गई है? लेखक यहाँ चेतावनी देते हैं कि ये नए गठबंधन भारत की विदेश नीति को उलझा सकते हैं। देखिए, भारत के परंपरागत रूप से सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान के साथ तो खैर संबंध है। अगर इनके बीच एक फॉर्मल सैनिक गठबंधन बनता है तो भारत पर किसी एक का पक्ष लेने का दबाव बन सकता है। खास तौर पर अगर पाकिस्तान वेस्ट एशिया के किसी शक्ति संघर्ष में उलझता है तो इसका असर सेंट्रल और साउथ एशिया यानी हमारे बिल्कुल पड़ोस पर भी पड़ेगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, ये तो सीधा असर होगा। इसलिए लेखक भारत को सलाह देते हैं कि वो इस मामले में किसी का पक्ष ना ले, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करे और एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम रखे। इजराइल के साथ अपने संबंधों को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। काफी नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत होगी। वेस्ट एशिया के इन भू राजनीतिक मुद्दों के बाद अब हम अपने एक पड़ोसी देश नेपाल की तरफ देखते हैं। वहां हाल ही में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हाँ, नेपाल में स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। ऑपरेशन Z विद्रोह। युवाओं ने नेपाल के दशकों के सबसे घातक प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। जी। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में शांति से कुछ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। जी। ये मुख्यतः राजनीतिक भ्रष्टाचार और शासन की कमियों के खिलाफ थे, लेकिन ये बहुत तेजी से हिंसक झड़पों में बदल गए। अच्छा, कितने हिंसक? काफी। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर हमला किया, उसमें आग लगा दी
और सुरक्षा बलों के साथ उनकी भिड़ंत हुई। ओह माय गॉड। इसके परिणाम क्या रहे? कितने गंभीर थे ये प्रदर्शन? परिणाम बहुत गंभीर थे। इन्हें दशकों में नेपाल के सबसे घातक प्रदर्शन कहा जा रहा है। सबसे घातक? जी। दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। स्रोत कहता है कि कम से कम 73 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बहुत ही भयावह। सरकार पर क्या असर पड़ा? सरकार पर तो बड़ा असर पड़ा। प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहाल यानी प्रचंडा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी इस्तीफा दिया और देश एक तरह से राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में चला गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और काठमांडू में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। बाद में 14 सितंबर से युवा प्रतिनिधियों और सेना प्रमुख जनरल अशोक एस राणा के बीच बातचीत शुरू हुई। इन प्रदर्शनों के पीछे क्या कारण थे? क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कुछ पुरानी वजह थी? नहीं, ये अचानक नहीं था। इसके पीछे लंबे समय से जमा हो रही शिकायतें थीं। जैसे 2008 में जब राजशाही खत्म हुई, उसके बाद से लगातार खराब शासन की शिकायत थी। व्यापक भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। युवाओं में भारी निराशा थी बेरोजगारी को लेकर, अवसरों की कमी को लेकर, और नेताओं की जो शानो शौकत वाली जिंदगी थी उससे भी लोग नाराज थे। तो ये सब अंडरलाइंग इश्यूज थे। तत्कालिक कारण क्या बना? तत्कालिक कारण बने सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश, बढ़ती हुई महंगाई और लोगों में एक भावना कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इन प्रदर्शनों में खास तौर पर यूनिवर्सिटी के छात्र, नौजवान पेशेवर लोग और जेनरेशन जेड के युवा शामिल थे। स्रोत में डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र है, जिनके जरिए ये लोग संगठित हुए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्या इसके पीछे कोई गहरे संरचनात्मक मुद्दे भी हैं? मतलब सिस्टमैटिक इश्यूज? बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि 2015 में जो नेपाल का संविधान बना था, शायद वो उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। देश की अर्थव्यवस्था विदेशों से भेजे गए पैसे यानी रेमिटेंसेस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा रेमिटेंसेस से आता है। और काफी ज्यादा है। जी। और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शासन में कमियां हैं, राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है। और नेपाल की आबादी बहुत युवा है। आधे से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। तो ये पीढ़ियां बदलाव चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब नेपाल की घरेलू राजनीति पर तो पड़ ही रहा है। नेताओं का जाना, सेना की बढ़ती भूमिका, साथ ही क्षेत्रीय शक्तियों जैसे भारत और चीन, उनकी भी चिंता बढ़ गई है। और वैश्विक स्तर पर भी इस पर नजर है, मानवाधिकार, विदेशी मदद के संदर्भ में। पड़ोसी देश में इस तरह की अस्थिरता चिंता का विषय है। चलिए, नेपाल के संकट के बाद अब हम भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जीएसटी 2.0 के प्रभाव का विश्लेषण। एक नई स्टडी आई इस पर। हाँ, फिकी कैस्केड ने एक स्टडी कराई है। इसे तारी थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। हिमेलिया हेडिंग। बीच की स्लैब पर दबाव, ग्रामीण खर्च में 12%, हिस्सेदारी आधी, 5% का बोलबाला। जी, इसमें ये देखा गया है कि 22 सितंबर से जो नए जीएसटी 2.0 रेट्स लागू होने वाले हैं, उनका आम आदमी के खर्च पर क्या असर पड़ेगा। इसके नतीजे काफी अहम हैं, खासकर ग्रामीण खर्च के लिए। अच्छा, क्या पाया गया है इस विश्लेषण में? ग्रामीण खर्च पर क्या असर होगा? स्टडी के अनुसार नए जीएसटी 2.0 रेट्स के बाद एक आम ग्रामीण परिवार की जो मासिक खर्च की बास्केट होती है, उसमें 75% से भी ज्यादा वस्तुओं पर या तो 0% या 5% जीएसटी लगेगा। 75% से ज्यादा? अभी कितना है? अभी यह आंकड़ा लगभग 56% है। तो मतलब काफी बढ़ोतरी हो रही है 0% और 5% वाली कैटेगरी में। यानी ज्यादा जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ कम हो रहा है। शहरी बास्केट में भी यह अनुपात बढ़ेगा, 66% के करीब हो जाएगा। तो किन स्लैब्स में सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा है? कौन सी स्लैब कम हो रही है? सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है 12% वाले स्लैब में। अभी ग्रामीण खर्च में इस स्लैब का हिस्सा करीब 21.5% है। जीएसटी 2.0 के बाद ये घटकर सिर्फ 10.8% रह जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा लगभग। हो, काफी कमी है। हाँ, इसी तरह 18% स्लैब का हिस्सा भी 15.4% से घटकर 12.3% हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि बहुत सी वस्तुएं इन ऊंची स्लैब से निकलकर 5% वाली स्लैब में जा रही हैं। अच्छा, 5% वाली बढ़ रही है? जी बिल्कुल। 5% स्लैब का हिस्सा ग्रामीण खर्च में अभी 20.3% है, जो बढ़कर 38.8% हो जाएगा। शहरी खर्च में भी यही ट्रेंड है। 12% और 18% का हिस्सा कम हो रहा है और 5% का काफी बढ़ रहा है।
जो 28% या उससे अधिक वाली स्लैब है, जिसमें नया 40% स्लैब भी शामिल है, उसका हिस्सा लगभग पहले जैसा ही रहेगा, करीब 1.7%। तो इसका सीधा मतलब क्या निकाला जा सकता है आम उपभोक्ता के लिए, मतलब आम आदमी के लिए इसका क्या फायदा या नुकसान है? इसका मतलब है कि खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि उनकी ज़रूरत की ज़्यादा वस्तुओं पर, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन पर अब कम टैक्स लगेगा। 12% और 18% स्लैब्स में वस्तुओं के कम होने से कुल मिलाकर टैक्स का बोझ घटेगा। तो इससे मांग बढ़ सकती है? हाँ, इससे उपभोग और मांग को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब कंपनियां इस टैक्स कटौती का लाभ आगे ग्राहकों तक पहुंचाएंगी। इस पर नजर रखनी होगी। इससे टैक्स चोरी कम होने की भी उम्मीद है, क्योंकि स्लैब सरल हो रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। जीएसटी के इन बदलावों के बाद अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को लेकर कुछ नई कोशिशें हो रही हैं। डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। हाँ, हेडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स। सेबी आरबीआई ने भारत के डेट मार्केट को गहरा करने पर जोर दिया। यह मिलकर कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। फिर से शुरू करने पर? मैं तो पहले भी था। हाँ, इसका मकसद है भारत के कॉर्पोरेट डेट मार्केट को और गहरा बनाना, उसमें लिक्विडिटी यानी खरीद फरोख्त बढ़ाना और ज्यादा लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना। लेकिन ये पहले भी इसकी कोशिश हुई थी, शायद जनवरी 2023 में। वो ज्यादा सफल नहीं रही थी। अब क्या अलग करने की सोच है? और अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की स्थिति क्या है वैसे? आप सही कह रहे हैं। जनवरी 2023 में कैश सेटल्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स CBIF को अनुमति दी गई थी। ये A+ या उससे ऊपर की रेटिंग वाली इंडिसेस पर आधारित है। लेकिन इसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई, ट्रैक्शन नहीं मिला। अब जो अधिकारी हैं वो सेटलमेंट प्रोसेस को, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को और मार्केट के कल्चर को इक्विटी यानी शेयर मार्केट जैसा बनाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि आसान हो। अच्छा, इक्विटी जैसा? हाँ, अगर हम अभी मार्केट की स्थिति की बात करें तो आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का साइज तो काफी बड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में ये 17.5 लाख करोड़ था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 53.6 लाख करोड़ हो गया है। काफी बड़ा मार्केट है। साइज बड़ा है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसा बड़े संस्थागत निवेशकों का ही लगा है, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। रिटेल निवेशक यानी आम लोग और विदेशी निवेशक अभी भी कम है। अच्छा, लिक्विडिटी का क्या हाल है? वही समस्या है। प्राइमरी मार्केट जब बॉन्ड्स पहली बार इशू होते हैं, उसमें तो ठीक ठाक एक्टिविटी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट, जहां पुराने बॉन्ड्स खरीदे बेचे जाते हैं, वहां लिक्विडिटी बहुत कम है। महीने भर में सिर्फ 1.4 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। ये शेयर मार्केट के एक दिन के टर्नओवर के बराबर है। ओह, इतना कम? जी, और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का मार्केट तो अभी बहुत ही, मतलब शुरुआती दौर में है। तो ये डेरिवेटिव्स इतने महत्वपूर्ण क्यों है मार्केट को गहरा करने में? ये कैसे मदद करेंगे? और पहली कोशिश क्यों नाकाम रही थी? देखिए, डेरिवेटिव्स कई काम आते हैं। जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो इनका इस्तेमाल करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। ठीक। इनसे बॉन्ड्स की सही कीमत का पता लगाने यानी प्राइस डिस्कवरी में मदद मिलती है, और ये नए तरह के पार्टिसिपेंट्स को मार्केट में आने का मौका देते हैं। अच्छा, पहली कोशिश इसलिए विफल रही क्योंकि जो कैश मार्केट था वो खुद ही फ्रेगमेंटेड था, अलग अलग था। मार्जिन के नियम कठिन थे, जिस इंडेक्स पर फ्यूचर्स आधारित थे उसमें भी कुछ कमियां थीं और सेटलमेंट में भी दिक्कतें आ रही थीं। तो अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या सुझाव हैं? कई सुझाव दिए गए हैं स्रोत में, जैसे बेहतर और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इंडिसेस बनाना, फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस भी शुरू करना, क्रॉस मार्जिनिंग की सुविधा देना जिससे अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में मार्जिन एडजस्ट करना आसान हो, मार्केट मेकर्स नियुक्त करना जो हर समय खरीदने बेचने को तैयार हों ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, ट्रेडिंग की रिपोर्टिंग को बेहतर बनाना और म्यूचुअल फंड्स व FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी इसमें भाग लेने की अनुमति देना। सेबी के अनंता नारायण हैं, उनका कहना है कि अगर इस मार्केट की ट्रेडिंग को शेयर मार्केट जैसा सुविधाजनक बनाया जा सके तो ये एसेट क्लास चल सकता है।
तो कोशिश जारी है इस मार्केट को डेवलप करने की, फाइनेंशियल मार्केट की। इस तकनीकी चर्चा के बाद अब एक खबर गुजरात के एक गांव ढोर्दो से है। ढोर्दो का नाम पहले भी सुना है, रण उत्सव के लिए मशहूर है। हाँ बिल्कुल। हेडिंग: ढोर्दो को भारत के सबसे नए सौर गांव के रूप में समर्पित किया जाएगा। जी, ढोर्दो कच्छ का वो दूर दराज का गांव जिसे पिछले साल UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया था। हाँ, याद आया। हाँ, अब एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। ये अब पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलने वाला गांव बन गया है। पूरी तरह से? वाह। जी, और प्रधानमंत्री जल्द ही इसे सोलर विलेज के रूप में देश को समर्पित करने वाले हैं। ये गुजरात का पहला ऐसा गांव नहीं है, शायद स्रोत में कुछ लिखा है। सही कहा आपने, ये गुजरात का चौथा ऐसा गांव होगा जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलेगा। यहाँ हर घर में PM सूर्या घर योजना के तहत सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो इसका महत्व क्या है? मतलब टूरिज्म विलेज तो था ही, अब सोलर विलेज भी? इसका महत्व कई गुना है। देखिए, ढोर्दो को पहले से ही रण उत्सव और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए पर्यटन के नक्शे पर पहचान मिली हुई थी। अब ऊर्जा में आत्मनिर्भरता इसकी ब्रांड वैल्यू को और बढ़ाएगी। सही है। एक ऐसे शुष्क और दूरस्थ इलाके में 100% सोलराइजेशन हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि केंद्रीय योजनाओं को स्थानीय स्तर पर कितनी सफलता से लागू किया जा सकता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और इससे गांव वालों के बिजली बिल कम होंगे, डीजल जनरेटर्स पर जो निर्भरता थी वो घटेगी और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस गांव का समर्पण भावनगर में एक कार्यक्रम होना है। समुद्र से समृद्धि उसी के दौरान किया जाएगा। बहुत अच्छी खबर है ये। ढोर्दो की सकारात्मक खबर पर्यावरण के लिए अच्छी है, लेकिन पर्यावरण से ही जुड़ा एक और मुद्दा है जो शायद इतना सकारात्मक नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगा था, उसका असर कैसा है? कर्नाटका से इस पर एक रिपोर्ट है। हाँ, ये रिपोर्ट थोड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। हेडिंग: सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कमजोर, प्रवर्तन में कमियां, शैडो सप्लाई चेन्स और उपभोक्ता सुविधा के कारण बैग्स चल रहे हैं। जी, देखिए, कर्नाटका देश का पहला राज्य था जिसने 2016 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक्स SUPs के खिलाफ कानून बना दिया था। हाँ, काफी पहले। जी, फिर 2022 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लग गया। लेकिन इन सब के बावजूद कर्नाटका के बाजारों में, खासकर बेंगलुरु में, प्लास्टिक के कैरी बैग्स और जो दूसरी प्रतिबंधित चीजें हैं वो अभी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्रोत में इसके कुछ आंकड़े हैं। इतने साल हो गए कानून बने। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन शायद वो पर्याप्त नहीं है या उसका असर जमीन पर दिख नहीं रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बेंगलुरु में पिछले 3 सालों में 1,05,000 से ज्यादा दुकानों या प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इतनी जांच? हाँ, और लगभग 1,272 टन प्लास्टिक जब्त भी किया गया। पूरे कर्नाटका में अनुमान है कि हर साल लगभग 3.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। लेकिन समस्या फिर भी बनी हुई है। क्यों? इतनी कार्रवाई के बाद भी? इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। एक तो कानून का कमजोर प्रवर्तन, एनफोर्समेंट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरा, प्लास्टिक के सस्ते विकल्पों की कमी है। और तीसरा, एक पूरा संगठित शैडो मार्केट है जो इन प्रतिबंधित चीजों को सप्लाई करता रहता है। अच्छा, शैडो मार्केट। ये प्रतिबंधित प्लास्टिक अब भी क्यों चल रहा है? लोग विकल्प क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्या वजह है? कई वजह हैं। सबसे पहली तो प्लास्टिक बैग्स अब भी सबसे सस्ते और सबसे हल्के होते हैं। उनके जो विकल्प हैं जैसे कपड़े या कागज के बैग, वो महंगे पड़ते हैं। हाँ, ये तो है। फिर इनका उत्पादन छोटी अनरजिस्टर्ड यूनिट्स में होता रहता है या फिर ये गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट किए जाते हैं। जो सरकारी छापे पड़ते हैं, रेड्स, वो कभी-कभी होते हैं और जुर्माने शायद इतने ज्यादा नहीं है कि लोग डरें। एनफोर्समेंट का इशू। जी, और कचरा अलग करने, सेग्रीगेशन की व्यवस्था भी बहुत कमजोर है। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि हम और आप जैसे ग्राहक भी अक्सर सुविधा के लिए प्लास्टिक बैग ले ही लेते हैं, सोचते नहीं हैं। हाँ, आदत बन गई है। इस सब का नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा वही है जो हम देखते हैं। नालियां बंद होती हैं, झील तालाब प्रदूषित होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाने पीने में आ रहे हैं और जब ये कचरा जलाया जाता है तो हवा भी जहरीली होती है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? रिपोर्ट कुछ सुझाव देती है? हाँ, समाधान के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत बताई गई है।
पहला सप्लाई सोर्स पर कंट्रोल करना होगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अचानक जांच करना, उनकी लाइसेंसिंग करना, शायद क्यूआर कोड जैसी ट्रैकिंग लगाना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी। दूसरा, कड़े जुर्माने और लगातार कार्रवाई जरूरी है। सिर्फ कभी-कभी रेट से काम नहीं चलेगा। तीसरा, दुकानदारों को साथ लेना होगा, जैसे सभी तरह के कैरी बैग्स पर एक निश्चित शुल्क लगाना, ताकि लोग सोचें लेने से पहले, या डिपॉजिट रिफंड स्कीम शुरू करना। अच्छा, पैसे वापस मिलने वाली स्कीम। हाँ। चौथा, ग्राहकों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे अपने रीयूजेबल बैग्स लाएं। शायद इसके लिए कोई रिवॉर्ड सिस्टम हो सकता है। पांचवा, सस्ते और अच्छे विकल्प आसानी से उपलब्ध कराने होंगे। और छठा, कचरा प्रबंधन को बहुत ज्यादा सुधारना होगा। घर से ही कचरा अलग करना, कलेक्शन सिस्टम बेहतर करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। इसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम, कंपनियां जिनके लिए PIBO प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर की जिम्मेदारी तय है, मार्केट एसोसिएशंस और हम सब नागरिकों को मतलब मिलकर काम करना होगा। हाँ, ये एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा, जिसमें हमने आपके द्वारा जो स्रोत दिए गए थे उनका एक-एक करके विश्लेषण किया। हमने मणिपुर की सुरक्षा चुनौतियों से शुरू किया, जी। फिर पाकिस्तान सऊदी गठबंधन की भू राजनीति, मायसूरू दशहरा पर अदालत का फैसला, मेक इन इंडिया के तहत ICGS अदम्या की कमिश्निंग, भारत कनाडा NSA टॉक्स। हाँ, कल्याणकारी योजनाओं के जलवायु सहलाभ। बिल्कुल, वेस्ट एशिया के बदलते समीकरण, नेपाल का हालिया संकट, GST 2.0 के प्रभाव, कॉर्पोरेट बॉन्ड डेरिवेटिव्स की नई कोशिश, ढोड़दो का सोलर विलेज बनना। और आखिर में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध की जो जमीनी हकीकत है उसे समझा। बिल्कुल। और इन सभी मतलब अलग-अलग लगने वाले विषयों को एक साथ देखने पर एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है, वो है अंतर संबंध, इंटरकनेक्टेडनेस। सही कहा। कैसे सुरक्षा का मुद्दा भू राजनीति से जुड़ा है, भू राजनीति का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, सामाजिक नीतियों का अनजाना प्रभाव पर्यावरण पर हो सकता है, और एक पड़ोसी देश की अस्थिरता हमारी अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। हाँ, जैसे हमने देखा कल्याणकारी योजना कैसे जलवायु पर असर डाल रही है। जी। या कैसे वेस्ट एशिया में बन रहा एक नया गठबंधन भारत की विदेश नीति और सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। इन कनेक्शंस को समझना ही शायद आज की इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सार है। हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सचमुच, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस गहरे